नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी ओबीसी। देखिए आपके एकदम सिंपल बता देता हूँ। आर्टिकल 338 के अंदर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया था कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। ओके, आर्टिकल 338। तो लेटर ऑन ये 338 ए मतलब 338 जो आर्टिकल है उसका बाइफिकेशन होगा और फिर बन जाएगा 338 ए, सॉरी 338 और 338 ए। फिर रिसेंटली इसको 2018 के अंदर इसके अंदर एक और आर्टिकल ऐड किया गया 338 बी। ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में, डोंट वरी। सारा का सारा चीज़ें एक ही बार में डिस्कस किया जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा आप लोग को। सो यू हैव टू बी, मतलब आप लोग को इस तरीके से ये सबका मतलब मोस्ट ऑफ द फंक्शंस एंड कंपोजिशन वगैरह सब कुछ एकदम डिट्टो कॉपी कैट, वहाँ से कंट्रोल सी किया, यहाँ पे कंट्रोल वी किया, ऐसा किया गया है सबके लिए। सो यू डोंट हैव टू, मतलब सबको अलग अलग पढ़ के कोई मतलब नहीं है। लक्ष्मीकांत में भी अगर आप लोग देखोगे तो सबके लिए अलग अलग चैप्टर्स बना दिए, एक एक पेज के चैप्टर्स है। सो इतना ज़रूरी नहीं है कि क्या बोलते हैं सबको अलग अलग करके पढ़े, आप कंबाइन करके पढ़ लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। नेशनल कमीशन पर हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। इनिशियली 78 के अंदर, 1978 के अंदर कमीशन फॉर SC ST करके एक कमीशन बनाया गया था। नेशनल कमीशन नहीं, याद रखिएगा, कमीशन फॉर SC एंड ST करके बनाया गया था। श्री पवन सॉरी श्री भोला पासवान शास्त्री जी के चेयरमैनशिप में। ओके, उनके नीचे 4 मेंबर्स थे। ओके, फिर बाद में 1990 के अंदर इसको कमीशन फॉर SC ST से चेंज करके नया नाम दे दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब इसके अंदर नेशनल बस जोड़ दिया गया। ओके, और ये नेशनल लेवल एडवाइजरी बॉडी की तरह बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देने के लिए ऑन द मैटर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे उनके ऊपर, पॉलिसी इशूज, उनके ऊपर कोई भी एडवाइस वगैरह देने का काम जो करेगी वो आपका ये बॉडी करने वाली थी। ओके, नेक्स्ट बाद में देखा गया कि देर आर सम थिंग्स, वो आगे मैं बता दूंगा आप लोग को, कि शेड्यूल कास्ट की जो मतलब आप पॉलिसीज वगैरह बना रहे हो वो सेम टू सेम शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, या वाइस वर्सा, दोनों के लिए भी। आप शेड्यूल कास्ट के लिए जो बना रहे हो वो शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर पूरी तरीके से लागू नहीं हो सकता, और जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बना रहे हो वो शेड्यूल कास्ट के लिए हमेशा लागू नहीं होगा। सो दैट इज वाई वी नीड एन मतलब एक अनदर टाइप ऑफ बॉडी होना चाहिए जो इनको दोनों को अलग अलग कर सके। ओके, सो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 89 पास किया गया था। 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंदर पास किया गया, और 2004 के अंदर एक नया मतलब इन इसी इस जो इसी ये जो आर्टिकल 338, इसी को बाइफिकेट कर दिया गया। एक मतलब 338 में चला गया सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल कास्ट, एंड 338 ए के अंदर चला गया शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, इस तरीके से बाइफिकेशन कर दिया गया इन लोग ने कि भाई अब दो अलग अलग बॉडीज आएंगे तो दोनों अपने अपने काम के लिए मतलब अपने अपने सेक्शन में काम करेंगे, ना कि एक दूसरे के अंदर काम करे दूसरा तीसरे। मतलब पता चलता था कि एक ही बॉडी आप बना रहे हो और वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए काम करिए और शेड्यूल कास्ट के लिए भी ट्राइब काम करिए, तो इट इज़ नॉट फिजिबल ना। आप इस तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि हाँ भाई सबके लिए एक ही जैसा वन साइज फिट्स ऑल हमेशा काम करने वाला नहीं है। ठीक है, दोनों का मतलब ओरिजिन, मैकेनिज्म, कल्चर, ट्रेडिशन सब कुछ एकदम वेरी करता है, तो वहाँ पे आप हर चीज़ को आप एक ही चश्मे से नहीं देख सकते ना, यू हैव टू सी देम डिफरेंटली। ओके, तो दैट इज वाई यहाँ पे नेशनल कमीशन यहाँ पे ए होना चाहिए, यहाँ पे ए होना चाहिए। ओके, सॉरी। ओके, फिर उसके बाद आपका ये आपका 2003 में इसको पास किया गया, और फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो था वो 338 में चला गया, और 338 ए के अंदर चला गया आपका शेड्यूल शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, सो दोनों अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, आप लोग समझ गए होंगे। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आपका शेड्यूल कास्ट वाला काम करता है, और शेड्यूल ट्राइब्स वाला ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। ओके, सो आप देख सकते हैं पहले एक मतलब मिनिस्ट्री के अंदर भी आप लोग देख रहे हैं कि कंफ्यूजन ही हो रहा होगा कि ट्राइबल मिनिस्ट्री काम करेगी कि मतलब आपका सोशल जस्टिस वाली मिनिस्ट्री काम करेगी। ओके, नेक्स्ट कॉम्पिटिशन की बात करते हैं। यहाँ पे एक का कॉम्पिटिशन देख लीजिए, बाकी दोनों में कॉपी पेस्ट ही होने वाला है। ओके, सो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 मेंबर्स। ठीक है, सेम आपके नेशनल कमीशन फॉर एसटीज में भी सेम ही रहेगा, चेयरपर्सन, वाइस चेयरमैन, 3 पर्सन, 3 मेंबर्स। और आपके ओबीसी में भी सेम केस रहने वाला है, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर्स। ओके, नेक्स्ट
प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंटमेंट होने वाला है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जितने भी होंगे उनका अपॉइंटमेंट कौन करने वाले हैं, प्रेसिडेंट जी करते हैं। ओके, सो वही यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है तो उनका अपॉइंटमेंट अंडर द वारंट एंड सील ऑफ द प्रेसिडेंट किया जाता है। ओके, सर्विस कंडीशन भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहेंगे उस हिसाब से सर्विस कंडीशन होगा। फंक्शंस की बात करते हैं, सेम वहाँ पे कॉपी पेस्ट होगा एज यूजुअल, जो थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह होगा मैं आप लोग हाईलाइट करके बताऊंगा। ओके, सो फर्स्ट एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको आ गया नेशनल कमीशन फॉर एससीज का आ गया, तो जितना हो सके उसको ओपन अप करने की कोशिश करें। एससीज के डेवलपमेंट के रिलेटेड आप क्या करते हैं, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उनके राइट्स का सेफ गार्ड करना, उनके राइट्स को एनहांस करना, उनके जो बेसिक ट्रेडिशनल कल्चरल एस्पेक्ट्स वगैरह उनके ऊपर थोड़ा सा काम करना, उनके डेवलपमेंट के ऊपर, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इन सब के ऊपर काम करना। ठीक है, सो आप इस तरीके से आप उसको क्या बोलते हैं, क्या कह सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तब की बात कर रहा हूँ, नहीं तो फिर पढ़ के जाए तो वेरी गुड है। ओके, सो to investigate and monitor the matters relating to constitutional and legal safeguards for एससीज। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं या फिर जो किसी और लीगल मेथड या किसी स्टैट्यूटरी एक्ट के द्वारा जो सेफगार्ड्स दिए गए हैं एससीज के लिए, यहाँ पे हम लोग नेशनल कमीशन फॉर एससी की बात कर रहे हैं, दैट इज वाई हम लोग एससी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एससीज की बात करें, बाद इसके बाद हम लोग एसटी की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एससी के लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सेफगार्ड करने का जो काम करता है वो उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेट करना और उनके रिलेटेड मॉनिटर करने का काम करता है ये। ओके, अगर स्पेसिफिक कोई कंप्लेंट्स वगैरह आ रही है कि भाई किसी एससी के वर्ग को या किसी एससी को उनके राइट से डिप्राइव किया जा रहा है, तो भी उससे रिलेटेड भी ये इंक्वायरी कर सकता है। ओके, पार्टिसिपेट एंड एडवाइज इन द प्लानिंग प्रोसेस में भी एडवाइस कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। किस से रिलेटेड प्लानिंग प्रोसेस, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एससीज। ठीक है, और उसके बाद अगर स्टेट और यूनियन के अंदर कोई भी डेवलपमेंट का प्रोसेस वगैरह हो रहा है उसको इवेल्युएट करना कि ठीक तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है, कितना होना चाहिए और कितनी ज़रूरत है, इतना सफिशिएंट है कि नहीं सफिशिएंट है, वो सब करने का अधिकार है आपके नेशनल कमीशन फॉर एससीज के। ओके, प्रेजेंट करता है आपके प्रेसिडेंट को, आप जैसे भी प्रेसिडेंट चाहे उस समय पे उनको रिपोर्ट्स वगैरह बनाया रखिए, जैसे कि बाकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है अपने रिपोर्ट्स बना के देते हैं, वैसे सेम टू सेम ये भी अपने रिपोर्ट्स वगैरह देगा और वो रिपोर्ट्स को ये प्रेसिडेंट जी को देगा, प्रेसिडेंट जी उसको पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। ओके, टू मेक रिकमेंडेशन फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफगार्ड्स। अगर उसको लगता है कि भाई सेफगार्ड्स दे तो दिए गए लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं किया जा रहा, तो उसके अंदर रिकमेंडेशंस वगैरह दे सकता है कि भाई इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ओके, नेक्स्ट, discharge such functions in relation to protection, welfare and development and advancement of the एससीज। ठीक है, सब कुछ इनकॉर्पोरेट एक ही शब्द में कर दिया कि भाई प्रोटेक्शन, वेलफेयर, डेवलपमेंट, एडवांसमेंट ऑफ द एससीज के रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हो सकते हैं, जितना भी सोच सकता है आदमी, उस सारे के सारे फंक्शंस को करने का अधिकार नेशनल कमीशन फॉर एससी के पास है। ओके, नेक्स्ट पावर्स की बात करते हैं, थोड़े से और पावर्स इसको इनको दिए गए। ठीक है, दोनों को मतलब जितने भी आपके नेशनल कमीशन एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उन सबको कुछ अलग से पावर्स भी दिए गए। क्या पावर है, सिविल कोर्ट की तरह इनको काम करने का पावर है। ठीक है, ये सिविल कोर्ट की तरह काम कर सकता है। सिविल कोर्ट क्या क्या कर सकते हैं, किसी को समन कर सकते हैं, इंक्वायरी के लिए बता सकते हैं, जजमेंट वगैरह कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड काम कर सकते हैं। ओके, तो समन कर सकती है, एनफोर्समेंट ऑफ द अटेंडेंस भी कर सकते हैं। अगर इनको लगता है कि भाई किसी भी एससी के साथ कोई गलत काम हुआ है या फिर कुछ भी हुआ है, तो ये उससे रिलेटेड, उस केस से रिलेटेड जितने भी पर्सनस होंगे उनको ये बुला सकती है, समन कर सकते हैं उनको, मतलब उनके यहाँ पे आना ही पड़ेगा। जैसे कोर्ट के पास होता है ना, समन आता है लेटर, तो आपको जाना ही पड़ता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी। ओके, अगर किसी डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है कि भाई ये डॉक्यूमेंट मेरा छीन लिया गया या ये डॉक्यूमेंट प्रूफ करता है कि मेरे साथ गलत किया गया, मेरे सेफगार्ड्स का वायलेशन वगैरह किया गया, सो उसके डिस्कवरी प्रोडक्शन वगैरह से रिलेटेड भी काम कर सकता है। एविडेंस के ऊपर एफिडेविट भी करवा सकता है कि भाई आप एविडेंस दे रहे हो कि नहीं, आप इस चीज़ के लिए मतलब ये एक्ट हुआ है, इसके रिलेटेड एविडेंस देने की जो बात होगी उससे रिलेटेड भी उनको एविडेंस देना पड़ेगा। नहीं एविडेंस अगर आप दे रहे ऐसे, मतलब जैसे क्रिमिनल आजकल आप लोग वो देखते होंगे, जैसे वो क्या कहते हैं, मूवीज वगैरह में दिखाता है ना कि हाँ जुडिशरी इस तरीके से काम करे, आप एविडेंस दे रहे हो, आप अपने फिंगरप्रिंट, थंबनेल, आपका ब्लड सैंपल वगैरह दिया जा रहा है, तो वो सब चीज़ें भी लेने का अधिकार इनके पास होता है। ओके, रिक्वेजनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड या कॉपी फ्रॉम द कोर्ट और ऑफिस। अगर उनको लगता है कि भाई किसी
केस में आपको किसी मतलब ऑलरेडी ऐसा केस हो चुका है, जजमेंट हो चुका है, किसी ऑफिस के पास उसका फाइल वगैरह पड़ा हुआ है, तो वो सब फाइल वगैरह मंगा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट किसी भी विटनेस को, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को मंगा सकते, सेम वही चीज ऊपर वाला। ठीक है, नेक्स्ट एनी अदर मैटर, जो कि प्रेसिडेंट बोल दे कि भाई आपको ये भी काम करना है, किससे रिलेटेड, एससी से रिलेटेड होना चाहिए। कोई भी काम ऐसा नहीं मतलब कि आपको एसटी से रिलेटेड काम करना है, ऐसे ऐसे काम नहीं। जो काम प्रेसिडेंट जी बोलेंगे रिगार्डिंग द बाबा सुप्रीम कोर्ट ने कहा शेड्यूल कास्ट, वही होगा। ओके, नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ये कंसल्टेशन करना पड़ता है अगर उनको किसी ऐसी के ऐसी कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी अगर पॉलिसी वगैरह बना रहे हैं, चाहे डेवलपमेंट का पॉलिसी हो, चाहे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पॉलिसी हो, या कुछ भी पॉलिसी अगर वो बना रहे हैं, उनके राइट्स को सेफगार्ड करने के रिलेटेड भी कोई पॉलिसी वगैरह बना रहे हैं, तो उनको नेशनल कमीशन फॉर एससी से कंसल्ट करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट नेशनल कमीशन फॉर एससी के पास एक एक्स्ट्रा काम दिया गया है एंग्लो इंडियन से रिलेटेड। ठीक है, एंग्लो इंडियन से रिलेटेड इसको सेम काम करने पड़ता है। ये सारे के सारे काम जो आपके इससे पहले के जो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं फंक्शंस दिए गए, ये सारे के सारे फंक्शंस जो दिए गए, ये सारे काम इसको एंग्लो इंडियन से रिलेटेड भी करना पड़ता है। एंग्लो इंडियन जो समाज है आप लोग को पता ही होगा, तो उनसे रिलेटेड भी ये सारे के काम करना पड़ता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट बाबा निकल रहा है यार, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बाबा क्यों सुप्रीम कोर्ट निकल रहा है। जो शेड्यूल कास्ट है उनसे रिलेटेड जितने काम अभी तक मेंशन किए गए, वो सारे सारे काम ये एंग्लो इंडियन समाज के लिए भी करेगा। ठीक है, एंग्लो इंडियन समाज आप लोगों को पता होगा, ऐसा समाज जो कि ऐसे लोग जो कि मतलब यूरोपियन डिसेंट के हैं, इंडिया में ही अब रहते हैं, इंडियन नागरिकता उन्होंने हासिल कर ली है, उनकी क्या बोलते हैं पूरी जनरेशन एंड जनरेशन चली आ रही है, आपके यहाँ पे ही रह रही है और आपके यहाँ पे निवास कर रही है, आपके ही इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है, बट दे हैव द यूरोपियन डिसेंट। ठीक है, सो क्या बोलते हैं, इस तरीके से आप लोग को पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसके अलावा आप लोग को बता दूं कि 2018 से पहले ये ओबीसी से रिलेटेड भी सेम काम करता था। ठीक है, मतलब आपके 2018 से पहले ये ओबीसी से रिलेटेड भी काम करता था, सेम यही सारे काम जो एससी से रिलेटेड कर रहा है, जो एंग्लो इंडियन समाज के लिए कर रहा है, वो सारे के सारे काम ये ओबीसी के लिए भी कर रहा था। ठीक है, लेकिन फिर बाद में 2018 में एज आई हैव सेड कि नेशनल कमीशन फॉर द ओबीसीज बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर द बीसीज बनाया गया। एक्चुअली ओबीसीज नहीं है, वो बैकवर्ड क्लासेस है, एनसीबीसी है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वो बनाया गया, तो उसके बाद इसको इस दायित्व से रिलीव कर दिया गया, इस दायित्व से छुट्टी दे दी गई कि भाई जाओ, कोई बात नहीं, अब आपका ये काम हो चुका है। ओके, नेक्स्ट ये तो आपका बता दिया एंग्लो इंडियन समाज के लिए जो आपका क्लॉज दिया गया वो आपका 38(10) के अंदर दिया गया। ओके, चलिए रिपोर्ट्स कौन कौन से देंगे, तो ये भाई जो भी रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करेंगे, आपके एक ही रिपोर्ट आपका एनुअल बेसिस पे रिपोर्ट पब्लिश करता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन टर्न विल गिव इट टू पार्लियामेंट के पास रखेंगे, और पार्लियामेंट प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं जो ऐसे स्टेट से स्पेसिफिक अगर कोई रिपोर्ट्स वगैरह देते हैं, क्योंकि स्टेट का भी जो एसिस वगैरह का रिपोर्ट होगा वो भी तो यही बनाने वाला ना, तो वो ये प्रेसिडेंट को ही देंगे, गवर्नर को नहीं देंगे, एंड गवर्नर विल मतलब प्रेसिडेंट उसको पास करेंगे स्टेट गवर्नर के पास, और स्टेट गवर्नर उसको स्टेट लेजिस्लेचर के पास रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। ठीक है, तो आपका ये आपका क्या बोलता है नेशनल कमीशन एक एसटीज का बनाया गया आपका 1990s के अंदर 65 उसके तहत, और मतलब अलग कर दिया गया, बाइफर्केशन कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई पहले नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी होता था, साथ में होता था, उसको फिर बाद में अलग अलग कर दिया गया। सो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। देखिए ये क्यों किया गया वो मैंने आपको बता दिया कि भाई ज्योग्राफिकली और कल्चरली भी देखा जाए तो एसटीज जो है वो आपके एससी से बहुत अलग है। ठीक है, और यहाँ मिनिस्ट्री की तो बात ही छोड़ दीजिएगा, मिनिस्ट्री तो वहाँ पे सोशल जस्टिस मंत्रालय, यहाँ पे ट्राइबल अफेयर्स का मिनिस्ट्री है। आप इस तरीके से कभी नहीं सोच सकते कि भाई ये वन साइज फिट्स ऑल वाला ही केस हर जगह काम करेगा। भाई एससी के ऊपर जो लागू हो रहा है वो आपके एसटीज के ऊपर भी लागू हो, ऐसा हर चीज़ में नहीं हो सकता, फ्यू चीज़ में हो सकता है, यस इट इज़ पॉसिबल कि भाई कुछ चीज़ों में हो सकता है, लेकिन सब चीज़ में नहीं हो सकता। ओके, दैट इज वाई हम लोगों ने ये चाहा कि भाई इसको अलग से एक कमीशन ही बना दिया जाए, तो नेशनल कमीशन फॉर एसटी बनाया गया। ओके, नेक्स्ट आपका 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देके एक अलग से ये बना दिया गया कि भाई आपका 338A के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, जो कि 2004 से एग्जिस्टेंस में आ गई। ओके, नेक्स्ट
कॉम्पोजिशन सेम वैसा का वैसा, मैंने वहाँ का कॉपी पेस्ट भी नहीं किया था, ये वैसा का वैसा सेम टू सेम है। ओके, सो यहाँ पे भी चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन 3 मेंबर हो गए, वहाँ पे भी वैसे ही थे। यहाँ पे प्रेसिडेंट ही इनके वारंट एंड सील के तहत इनका अपॉइंटमेंट करने वाले हैं। और आपके सर्विस कंडीशन, टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइफ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, जिनका भी मेंबर्स वगैरह सबके जो टेन्योर वगैरह होंगे वो सब आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही डिसाइड करते हैं। ओके, बाकी सेम फंक्शंस है, इन्वेस्टिगेट मॉनिटर रिलेटिंग टू, यहाँ पे एसटीज हो जाएगा, जो वहाँ पे एसटीज था वो यहाँ पे एसटीज हो जाएगा। कोई भी कंप्लेंट्स वगैरह आए हैं तो एसटी से रिलेटेड, एसटी से रिलेटेड, तो वो भी एक इंक्वायर करने का रखता है। ओके, बाकी प्लानिंग प्रोसेस में एडवाइस करना, आपके पार्टिसिपेट करना, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड आपके ये सब चीज़ में ये काम करना, ये भी इसके पास ये अधिकार है। ओके, नेक्स्ट वही सब चीज़ें जो एक्स्ट्रा पावर्स है वो उसके ऊपर आता है। ठीक है, अदर फंक्शन जो हैं उनके ऊपर देखते हैं। ठीक है, एस टी का हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो अदर पावर दिए गए थे वो सब हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ पे कुछ अलग पावर दिए गए हैं। फर्स्ट, कॉन्फरिंग ओनरशिप राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देखिए आपके एस के पास जो आपके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जिसको एम एफ कहा जाता है, MFP कहा जाता है। ठीक है, इनके ऊपर ओनरशिप राइट देने का काम करता है आपका ये देने का काम नहीं करता, उससे रिलेटेड क्या बोलते हैं मेजर्स बताता है, एडवाइस करता है आपके स्टेट गवर्नमेंट और आपके क्या बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट को, कि भाई आप इस तरीके से करिए तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रिलेटेड जो ओनरशिप राइट्स वगैरह है वो आपको देने चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ओके, ट्राइबल कम्युनिटी के राइट्स का सेफ गार्ड करने से रिलेटेड जो भी मेजर्स वगैरह हो गए वो ये कर सकता है। जैसे कि उनके यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत सारे अगर कुछ हैं तो उनका टैपिंग से रिलेटेड उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई पता चलता है कि पूरा का पूरा उनके जंगल को काट दिया जाता है, आप वहाँ पे रह रहे थे और पता चलता है कि काट दिया जाता है, आपको बोलते हैं हट जाओ। अभी रिसेंटली वो मूवी आई है ना, कंतारा मूवी। ठीक है, तो कंतारा मूवी में ऐसा ही दिखाता है ना कि वो जंगल को हटा के क्या बोलते हैं कुछ करने का, मतलब उसमें ये रहता है कि भाई एक सीन है उसके अंदर, बहुत अच्छा सीन है कि भाई आप वो फॉरेस्ट का सामान लेके नहीं जा सकते, ये आपको परमिट लेना पड़ेगा। ठीक है, सो उसमें वो बोलता है कि भाई परमिट लेने से पहले मतलब आप लोग यहाँ पे आए थे तो हमसे परमिशन लिए थे कि हाँ, हम लोग तो आपसे बहुत पहले से, तो आपको हमसे परमिशन लेना है, हमको आपसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं, चलो जाओ यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। ओके, डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइब से रिलेटेड कोई भी अगर काम वगैरह होंगे तो वो भी सुझाव यहाँ पे देगा। नेक्स्ट, आपके इम्प्रूव द एफिकेसी ऑफ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन मेजर्स। अगर कोई काम हो जाता है, जैसे सपोज करो कि वहाँ पे बांध वगैरह बनाया जाता है, कोई ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट करता है जिसकी वजह से इन लोग को वहाँ से हटाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो ये देखने का काम कि भाई जो इनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, जो इनको रिलीफ प्रोवाइड की जा रही है, वो अप टू द मार्क है कि नहीं, अप टू द नीड है कि नहीं, वो सब करने का जो काम है वो देखने का काम ये करता है। ओके, प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लैंड। ठीक है, लैंड से जुड़े हुए जो लोग हैं आपके ट्राइबल पीपल, मतलब मोस्टली आपका जो कहते हैं कि क्या कहा जाता है आपके ट्राइबल पीपल का, तो तीन ही वो होता है, तीन मोटिव होता है, जर जोरू जमीन ऐसे कुछ करके कहा जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा। जंगल जंगल जमीन और ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ठीक है, जो भी होता है, सो उसमें ज़मीन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा कहीं पे भी वो अगर मतलब अगर लैंड को छोड़, लैंड अगर देख लिया जाए तो लैंड का जो एक मतलब क्या कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस, सॉरी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, दैट इज़ वाई थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैं ओके, सो वापस से आते हैं। ये जैसे जो ट्राइब्स हैं उनका मेन क्या है, उनके वो जंगल में रहते हैं। ठीक है, जंगल में रहते हैं, मतलब एक तरीके से वो अपना सेपरेट लिविंग जी रहा है, एक अच्छी तरीके से अपना खुद का इकोनॉमी, खुद का कल्चर, खुद का ट्रेडिशन वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब आप जाते हो, आपको लगता है कि उनकी जो ज़मीन है या उनका जो जंगल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे माइंस है, हो सकता है वहाँ पे आसपास आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के पोटेंशियल वगैरह दिख जाता है, या कुछ और भी चीज़ें आपको लग जाती है कि हाँ भाई ये जंगल में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सफुल है, तो आप क्या करोगे भाई, उसका एक्सप्लोरेशन करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, दिस शुड नॉट बी डन, दिस शुड नॉट बी डन। ओके, सो ऐसा आप करना अगर स्टार्ट करते हो तो इससे क्या होगा कि जो वहाँ के ट्राइब्स है उनको तो दिक्कत होने वाली है, वो क्या इसके खिलाफ आपके आपके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, आपके खिलाफ कुछ हिंसक कार्रवाई वगैरह भी कर सकते हैं, फिर बाद में आप फिर रिपरकशन वगैरह, फिर पता चलता है कि गलत गलत तरीके से फिर स्टेट गवर्नमेंट भी फोर्सफुल हैंडी तरीके से उनको डील करने की स्टार्ट करते हैं, तो दिस शुड नॉट बी डन। ओके, ऐसे इस तरीके से इनको ट्रीट नहीं करने की ज़रूरत है, आपको इनको समझाने की, सिखाने की, समझाने की, बताने की ज़रूरत है कि भाई जो हम लोग कर रहे हैं वो
हम लोग के लिए, वो आपके लिए, हमारे लिए किस लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए क्या अच्छा होगा, अगर ये सब चीज़ें आप सामने से उनको बता के करोगे तो शायद वो उससे मान जाए, उसमें आपका सहयोग करे, हो सकता है वो पार्टिसिपेट करे और आपका जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट था वो और जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। अगर उनको भी पता होगा कि हाँ भाई ये क्यों किया जा रहा है और अच्छी चीज़ें क्या है इसके अंदर, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। सो प्रिवेंट एलिनेशन का क्लॉज यही कहता है कि भाई आपको, मतलब ट्राइबल पीपल को ये नहीं कि हाँ भाई आप आए, आपका आपको लगा कि हाँ भाई बहुत इसके अंदर रिसोर्सेस है तो बस निकालो यहाँ से इन लोग को, हम लोग अपना यहाँ पे ये करेंगे, ठीक है, ये एक्सप्लॉयटेशन वाला काम नहीं करना। ओके, नेक्स्ट, elicit maximum cooperation and involvement of tribal communities in afforestation, reforestation, ये ऐसे जैसे जो काम होते हैं इन सारे के साथ, जो वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे जो लोकल काम हम लोग करना चाह रहे हैं उन सब कामों के अंदर इनका हम मदद ले सकते हैं। इनकी जो मतलब क्या कह सकते हैं, इनकी जो नॉलेज है, उनकी जो ग्रास्प ओवर द थिंग्स है वो सब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इनका जो नॉलेज है, इनका जो टेक्नोलॉजी है, इनके जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, आज हमारे यहाँ पे बहुत तेज़ी से, जैसे मेडिसिन के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि मेडिसिन के अंदर हम लोग इनका नॉलेज यूज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे रिसर्चेस वगैरह हो रहे हैं कि जो ट्राइबल लोग हैं उनके यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल नॉलेजेस हैं जो कि क्या बोलते हैं हमारे काम में आ सकती हैं। ठीक है, तो हम लोग उनके ऊपर टैप करने की कोशिश कर, रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। ठीक है कभी डीएनए में मैंने आप लोगों को बताया था कोरोना के दौरान किस तरीके से इनका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है किस तरीके से उन लोगों ने यूज़ किया था। ओके, सेम वैसे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है पेसा एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन लोग से मदद लेना या इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कराने में कोशिश करना, ये भी करने में मदद करता है आपका एनसीएसटी। ओके, नेक्स्ट है टू रिड्यूस एंड अल्टीमेटली एलिमिनेट द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। हमारे यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है ट्राइबल्स के अंदर, अब तो बहुत सारे ट्राइबल्स लोगों ने छोड़ दिया, मैक्सिमम ट्राइबल्स लोगों ने छोड़ दिया, कुछ ही ट्राइबल्स है जो बच गया है। ठीक है, तो इनके अंदर से शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जो प्रथा है इसको बंद कर देना। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, जंगलों का क्या बताए कटाई हो जाता है बुरी तरीके से, उसमें आग लग जाती है, काफ़ी डिजास्टर वगैरह हो जाता है और फिर उनको वापस से जंगल को वापस से रीगेन होने में, वापस से जन्म लेने में बहुत समय लग जाता है। तो ये अब पहले, बहुत समय पहले तो ये सब फिजिबल था कि मौसम अच्छा रहता था, लेकिन अब तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के चलते पता चलता है कि फॉरेस्ट एक बार जल गया तो वापस से रिक्लेम होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, सेम वही रिपोर्ट्स वगैरह, ये एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करके प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट के सामने रखेंगे और जो स्टेट स्पेसिफिक रिपोर्ट्स होंगे उसको स्टेट गवर्नर के पास भेजेंगे और गवर्नर विल प्लेस इट टू द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, नेक्स्ट, लास्टली आते हैं नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। तो आपका मंडल कमीशन का जो जजमेंट आया था 1992 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम लोग को एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाना चाहिए बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड। ठीक है, सो इससे रिलेटेड एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट पास किया गया 1993 में और एक एनसीबीसी बनाया गया। ठीक है, लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी था। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी था, तो इसके स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में मैंने आपको फर्क बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ज़्यादा मजबूत होता है क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल की बैकिंग है और स्टैट्यूटरी बॉडी एक स्टैट्यूट के थ्रू आया तो कभी भी उसको एबॉलिश भी किया जा सकता है। ओके, बट अल्टीमेटली ये देखा गया कि भाई इसके वर्किंग के अंदर जो बहुत सारा काम है वो ऑलरेडी एनसीएससी कर रहा है। ठीक है, मैंने आप लोगों को जस्ट बताया कि एनसीएससी जो है, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट जो है, वो आपका ऑलरेडी बहुत सारे काम आपके ये वाले एनसीबीसी का काम वो करके दे रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसकी पावर भी ज़्यादा है, ये जो आपके रिकमेंडेशन वगैरह कर रहा है वो एनसीबीसी बस देख के उसको फॉरवर्ड करने का काम कर रहा है। ठीक है, सो ये इट वॉज फेल्ट कि इसका काम जो है ये इतना ठीक ठाक नहीं है, इससे बेटर है कि इसको एक अलग से बॉडी बना दिया है। ठीक है, एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया है। दैट इज वाई 2017 के अंदर एक आपका 123rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया जिसको अगले साल 2018 के अंदर पास किया गया, 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत। और इसके तहत हम लोगों ने एक नया आर्टिकल डाला 338B इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया आपके नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। ओके, इसके बाद से ही मैंने आपको जस्ट बताया कि नेशनल कमीशन फॉर एससी जो था उसका जो बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड जो काम था वो रिलीव कर दिया गया और सारा का सारा काम इसको ट्रांसफर कर दिया गया। ओके, और इसी के साथ जो आपका ये वाला एक्ट था, ये एनसीबीसी वाला जो स्टैट्यूटरी एक्ट था, इसको रिपील कर दिया गया सॉरी। सो 2018 के अंदर आपका 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और इसके बाद हम लोग ने 338B इसके अंदर बनाया गया। ओके, नेक्स्ट, इसके अंदर ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, वो सब के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप लोग सिंपल आप लोग एक चीज़ बताता हूँ। इसके तहत क्या किया गया कि अब सेंटर का एक अपना बैकवर्ड क्लासेस का लिस्ट होगा। ओके, उसके अंदर सेंटर के जितने भी बैकवर्ड
कमिटीज़ होंगे, कम्युनिटीज़ होंगे, उनका नाम होगा, ठीक है। जितने भी आपके बैकवर्ड क्लास जो होंगे, वो जो लोग होंगे उन लोग का नाम यहाँ पे होगा, ठीक है। कि ये मतलब जो भी नाम होता है वो सारे के सारे नाम यहाँ पे मेंशन किए गए होंगे, ओके। तो जैसे आपका एससी और एसटी का एक लिस्ट होता है आपके सेंट्रल के पास, उसी तरीके से यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस का भी एक लिस्ट हो जाएगा आपके सेंट्रल के पास, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब सारा का सारा जैसे क्या बोलते हैं, अब जो आपके स्टेट्स हैं उनके पास से ये राइट छीन जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्टेट्स को भी ये पावर दिया गया है कि भाई वो क्या बोलते हैं, अपना खुद का लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर जैसा भी चाहे वो बना सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ओके। नेक्स्ट, कंपोजिशन सेम वैसे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 3 अदर मेंबर्स, और अपोजिशन वगैरह, अपोजिशन मतलब अपॉइंटमेंट वगैरह जो सर्विस कंडीशन वगैरह होंगे वो सब कुछ आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही डिसाइड करने वाला, ओके। फंक्शन सेम टू सेम है, वापस से वही सब चीज़ें बताने की कोई जरूरत है। एनुअल रिपोर्ट ये प्रेजेंट करेगा आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट के पास रखेंगे, ठीक है। और सेम वो स्टेट के रिलेटेड जो आपके रिपोर्ट्स वगैरह देगा वो आपके स्टेट के गवर्नर को ट्रांसफर किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और फिर वो गवर्नर आपके स्टेट लेजिस्लेचर को पास करेंगे, ओके। नेक्स्ट, पावर्स, कुछ एक्स्ट्रा पावर्स इसको दिए गए हैं, तो वही सेम आपका सिविल कोड की तरह इसको भी पावर दिया गया है कि भाई ये भी सेम सेम काम कर सकता है, समन कर सकता है, एनफोर्स कर सकता है किसी भी पर्सन को, और उसको ओथ दिला के उससे प्रूफ वगैरह ले सकता है, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगा सकता है, एविडेंसेस एफिडेविट वगैरह करवा सकता है, पब्लिक रिकॉर्ड की मांग कर सकता है, ऑफिसर्स किसी विभाग के किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड की मांग कर सकता है, ठीक है। विटनेस को बुला सकता है, एग्जामिन करवा सकता है, जैसा भी चाहे, वो सारे के सारे पावर हमने देखे थे, वो सारे के सारे पावर यहाँ पे है। इसके अंदर कुछ ट्रांसपेरेंसी के भी क्लॉजेस दिए गए हैं, ट्रांसपेरेंसी के क्या क्लॉजेस दिए गए हैं। सो अब जो आपका ये मतलब इसने अगर लिस्ट में कोई नाम कह दिया कि हाँ इस नाम को ऐड करने की ज़रूरत है या इस नाम को सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, ये वाला जो क्लास है ये अब बैकवर्ड क्लास है या फिर नहीं है, ठीक है। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा, तो ये अपने मर्जी से नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि हाँ भाई मैंने कह दिया तो मेरा मेरा वचन ही है शासन करके, ऐसा नहीं होने वाला। इसके बजाय ये क्या करेंगे, पार्लियामेंट के पास जाएगा ये रिकमेंडेशन, और पार्लियामेंट उसको फिर अल्टीमेटली सैंक्शन करेगी, तभी ये निकाला या एडिशन किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट, लास्टली रिप्रेजेंटेशन, इसके अंदर 2 पर्सन जो कि स्पेशल नॉलेज रखता है किससे रिलेटेड, बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड, उनको यहाँ पे रखना पड़ेगा, और एक पर्सन, एक वुमेन पर्सन वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये और ज़्यादा क्या बोलते हैं, क्या क्या रिप्रेजेंटेटिव होता चला जा रहा है, ओके। बस इतना ही आपके ओबीसी से रिलेटेड है। एक लास्ट आप लोग को ये बताना था मुझे कि अभी रिसेंटली एक कमेटी बनाई गई है, जस्टिस रोहिणी कमेटी, यहीं पे नाम लिखा होगा, ये रहा, जी रोहिणी, जस्टिस रोहिणी कमेटी बनाई गई है, ये अभी रिसेंटली बनाई गई है, अभी इसको 14th एक्सटेंशन दिया गया, ठीक है। अभी रिसेंट का न्यूज़ है। तो ये आर्टिकल 340 के अंदर मेंशन किया गया है एक ऐसा कमेटी बनाने के लिए, सो दैट बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट दिया जा सके, किसी भी तरीके से उनके राइट्स से रिलेटेड या जो भी सेफगार्ड्स हम लोग देने चाहिए वो अगर नहीं दे रहे या कम दे रहे हैं, जितना देना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा, तो उससे रिलेटेड सारा का सारा जो क्या बोलते हैं, उससे रिलेटेड कोई ना कोई कमेटी बनाई जानी चाहिए, और वो कमेटी इस चीज़ों के ऊपर रिकमेंडेशन देगी, ऐसा बोला गया था। सो इसी से रिलेटेड 2017 के अंदर जस्टिस रोहिणी कमेटी बनाई गई है, और ये अभी तक मतलब वर्क कर ही रही है, इसका भी रिपोर्ट वगैरह पब्लिश नहीं हुआ, ओके। सो इसमें यही है कि सब कैटेगराइजेशन करने वाले हैं, जो अभी ओबीसी को 27% का जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसकी सब कैटेगराइजेशन करने वाले हैं। एक्चुअली क्या है कि ओबीसी जो क्लास है वो बहुत बड़ा क्लास है, बहुत बड़ा क्लास है, इसके अंदर काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे क्लासेस इसके अंदर आते हैं, बहुत सारे कास्ट वगैरह इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो आपके ये जितने भी क्लास के लोग हैं इन सब के अंदर ऐसा है कि जो आपके रिचर वाले हैं वो सारा का सारा बेनिफिट, इसका 27% का जो बेनिफिट है वो पूरा का पूरा वो रीप करते हैं, और इनके अंदर भी एक मतलब स्ट्रेटेगाइजेशन बनता चला जा रहा है। जो लोअर है वो एकदम पुअरेस्ट ऑफ पुअर होता चला, उसको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट ही नहीं मिल पा रहा, क्योंकि अपर क्लास वाले सारे लेके चले जा रहे हैं। तो दैट इज बेस्ट सब कैटेगराइजेशन करने की बात हो रही है कि भाई जो एक्चुअल बेनिफिट है वो लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट के पास जाना चाहिए, ना कि अपर ऑफ द लोएस्ट के पास जाना चाहिए, ओके। चलिए इसी तरह वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक ऐसे पढ़ते रहे, थैंक यू मैच, चलिए बाय।